हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संस्कार कोचिंग एकेडमी में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि अपन पाठ पढ़ रहे थे, पाठ नंबर 1 यानी अध्याय नंबर 1 रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाओं के बारे में अपन ज्ञान कर रहे थे। तो आज उसी क्रम में आज अपन सीखेंगे रासायनिक समीकरण लिखना और रासायनिक समीकरण का महत्व है। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से करें और रासायनिक समीकरण को बनाना इत्यादि चीजों के बारे में अपन जानकारी देंगे। अब अपन पढ़ रहे थे रासायनिक समीकरण को लिखने का। तो जैसे कि अपन रासायनिक समीकरण के अंदर अपन ने मैग्नीशियम रिबन का दहन देखा था। उसमें क्या है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन था हमारे पास, तो इन दोनों से अभिक्रिया होकर अपने को बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे देखो Mg प्लस O2, तो यहां बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। तो इस प्रकार से अपन ने ये अभिक्रिया देखी। तो अब इस प्रकार से क्या करेंगे, अपन अभिक्रिया को यानी कि अपने पास पहले थे शब्द से अपने अभिक्रिया बनाई थी। अब सूत्र के माध्यम से अपन अभिक्रिया बनाना सीखेंगे और समीकरण को संतुलित करना। अपन लिखते हैं जैसे Mg प्लस O2 MgO। तो अब अपन जानेंगे कि भाई दोनों ओर परमाणु द्रव्यमान समान है या नहीं। अगर परमाणु समान है तो क्या वो समीकरण संतुलित है। तो अगर परमाणु संख्या समान नहीं होती है तो वो समीकरण असंतुलित होती है। और तो इसमें इसी प्रकार से अपन ये जानेंगे और ये पढ़ेंगे। अपन जानेंगे इस अभिक्रिया में बाएं और दाएं ओर के परमाणु समान है या नहीं। तो आप सबको पता है इस अभिक्रिया में दाएं और बाएं ओर के जो परमाणु है वो समान नहीं है, इसलिए ये अभिक्रिया आप सबको पता है असंतुलित अभिक्रिया है। अब देखो अपन जानते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व है और इसके बारे में अपन जानेंगे। जैसे आप सबको पता है कि भाई जितना अपन रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं उतना ही जो द्रव्यमान पहले होता है वो उतना ही जो समीकरण संतुलित करने के बाद द्रव्यमान बराबर रहता है। अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, न तो किसी समीकरण के अंदर विनाश होता है न ही निर्माण होता है। तो आप सब जानते हैं किसी भी समीकरण के अनुसार न ही विनाश होता है और न ही निर्माण होता है। इसकी थ्योरी को है वो देखते हैं, थ्योरी को पूरा विस्तार से लिखेंगे। अब देखो जैसे मैंने संतुलित अभिक्रिया के अंतर्गत द्रव्यमान संरक्षण का नियम जैसे मैंने पढ़ लिया था। तो आपको पता है द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार अभिक्रिया उत्पाद का द्रव्यमान क्या है, बराबर होता है। और एक आपके मन में यह सवाल आता है कि भाई बार बार अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं। तो संतुलित इसलिए करते हैं कि अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान क्या है, बराबर होना चाहिए, इसलिए अपन अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। अब देखो आपको ये एक रासायनिक समीकरण दी हुई है जो इसे शब्द समीकरण कहते हैं, यानी कि इसमें शब्द है तो इसे शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे मानो जिंक है तो इसे बोलते हैं Zn। जिंक का हो गया Zn प्लस। अब देखो सल्फ्यूरिक अम्ल है तो यहां हो जाएगा H2SO4। तो ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर तीर का निशान दे रखा है तो इसे ऐसे लिख देंगे। फिर जिंक सल्फेट दे रखा है तो इसे बोलेंगे SO, हाइड्रोजन का हो जाएगा H2। अब देखो यहाँ ये तो अपन ने सल्फेट लिखा, जिंक दे रखा है तो यहाँ हो जाएगा इसका Zn। यहाँ क्या हो जाएगा Zn, क्या हो जाएगा Z। तो ये अपनी समीकरण है। जिंक का हो जाएगा Zn, प्लस का है तो प्लस हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का तो इसका होता है H2SO4। फिर देखो जिंक सल्फेट दे रखा है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन का H2। तो इस प्रकार से अपन समीकरण को करते हैं। अब देखो अपन देखते हैं ये अभिक्रिया है जो संतुलित है या नहीं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं तत्व लिख लिया। उसके बाद में लिखेंगे अभिकारक में परमाणु की संख्या।
अभिकारक में परमाणु की संख्या। ठीक है, अब देखो तत्व लिख लिया और अभिकारक में परमाणु की संख्या लिख लिया। फिर देखते हैं उत्पाद में परमाणु की संख्या। उत्पाद में परमाणु की संख्या। तो सबसे पहले अपने तत्व है, फिर अभिकारक में परमाणु की संख्या, फिर उत्पाद में परमाणु की संख्या। अब देखते हैं तत्व कौन कौन से है। तो सबसे पहले जाने तो अपने पास Zn तत्व हो गया। फिर देखो H है ना, यहाँ ये एक H ले लिया। फिर देखो SO4 तो इसमें हो जाएगा S, फिर O। तो ये अपने हो गए तत्व है। अब देखो तत्व की संख्या है, Zn को बोलते हैं जिंक। यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल है तो यहाँ H हो गया और S ये रहा और ऑक्सीजन ये रहा। तो इस प्रकार से अब देखो अभिकारक में परमाणु की संख्या ज्ञात करते हैं। तो देखो Zn अपने पास से यहाँ 1 है, तो यहाँ भी कितना है 1 है। तो सबसे पहले अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी होगी 1, और उत्पाद में परमाणु की संख्या कितनी होगी 1। अब फिर दूसरी बात करते हैं H की। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ अपने पास 2 है और यहाँ कितनी है 2 है। तो यहाँ कितने लिखेंगे 2 लिखेंगे, और यहाँ भी कितने लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी अपने पास कितने हैं 2 है। अब फिर देखो S का मतलब क्या होता है सल्फर। तो सल्फर की अपने पास यहाँ संख्या कितनी है 1 है, और यहाँ भी कितनी है 1 है। तो अपन सबसे पहले अभिकारक में परमाणु संख्या कितनी लिखेंगे, यहाँ कितने अपने पास 1 है, तो यहाँ कितने लिखेंगे 1, कितने लिखेंगे 1। फिर यहाँ पे अपने पास उत्पाद में परमाणु संख्या कितनी है सल्फर की 1 है, तो यहाँ कितने लिखेंगे 1। फिर यहाँ ऑक्सीजन की कितनी है, ऑक्सीजन की अपने पास 4 है, और यहाँ भी कितनी है 4 है। तो यहाँ अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी लिखेंगे, अभिकारक में परमाणु संख्या लिखेंगे 4, और यहाँ कितने लिखेंगे उत्पाद में परमाणु संख्या, क्योंकि हमारे पास उत्पाद में भी कितने हैं 4 है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 4। देखो अपने अभिकारक में भी परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या अपने पास क्या है, अभिकारक में परमाणु की संख्या 1 1 और 2 2 सब बराबर है। तो अभिकारक प्लस अभिकारक और उत्पाद की संख्या सेम होने से क्या है, अपनी समीकरण है वो क्या होती है, संतुलित होती है। तो अपन इसी प्रकार से किसी भी रासायनिक समीकरण का पता कर सकते हैं कि समीकरण संतुलित है या नहीं। तो अपन ने यह जाना है समीकरण संतुलित या असंतुलित के बारे में। तो इसमें क्या है, परमाणु की संख्या और उत्पाद की संख्या है, यानी अभिकारक की परमाणु की संख्या और उत्पाद की परमाणु की संख्या समान होने से क्या होता है, समीकरण संतुलित होती है। अब देखो चरण नंबर 1 के अंदर अपन देखते हैं रासायनिक समीकरण का एक और उदाहरण है जो आपके सामने लेके हैं। तो सबसे पहले अपन समीकरण को संतुलित है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए अपन ये समीकरण है इसके चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या बॉक्स बना लिए। अब बॉक्स बनाने के बाद देखते हैं अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या कितनी कितनी है और तत्व कौन कौन से हैं। तो Fe को पता है, लोहा बोलते हैं, और H का मतलब हाइड्रोजन होता है, O का मतलब ऑक्सीजन होता है। ये बेसिक नॉलेज है जो आपको पता है। तो देखते हैं अब तत्व कौन कौन से, जैसे Fe ले लेते हैं सबसे पहले। तो Fe ले लिया, फिर H ले लेते हैं, फिर O ले लेते हैं ऑक्सीजन। फिर अभिकारक में परमाणु की संख्या पता करते हैं, अभिकारक में परमाणु की संख्या पता करते हैं। अब देखो लोहा कितना है, Fe कितने हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे कितने करेंगे 1 कर देंगे, और यहाँ पे कितने करेंगे 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ अपने पास कितने हैं 3 है, तो यहाँ पे 3 कर देंगे। फिर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पे अपने पास 2 है, 2। फिर यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी 2 है। फिर अपने पास होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के अपने पास 1 है, और यहाँ पे कितने हैं 4 है। अब देखो अपन पता करते हैं ये अपने पास जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित है या असंतुलित। अब देखो पता करने
करने के लिए सबसे पहले चीज कर आप अपन पता करते हैं अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या समान है या नहीं। अपन ने जो नियम पढ़ा उस नियम के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो Fe देखते हैं, Fe क्या है अपने पास, अभिकारक में परमाणु संख्या वो भी समान है, उत्पाद में परमाणु संख्या है वो भी समान ही है। फिर हाइड्रोजन का देखते हैं, तो हाइड्रोजन तो क्या है, समान है, अभिकारक में भी समान है, उत्पाद में भी समान है। और तत्व में देखो आप जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, समान नहीं है। तो ये अपन पता करते हैं, तो इस समीकरण के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ये समीकरण क्या है, असंतुलित समीकरण है। अब देखो ये समीकरण अपने ने पता किया कि भाई ये समीकरण संतुलित है या नहीं, लेकिन ये समीकरण जो है जो असंतुलित है। अब अपन क्या करते हैं, इस समीकरण को संतुलित करके देखेंगे। अब क्या करेंगे, संतुलित करके इस समीकरण को देखेंगे। अब देखो अपना चरण नंबर 3 क्या है, कंप्लीट हो चुका है। 3 नंबर चरण कंप्लीट होने के बाद अपन बात करते हैं, नहीं चरण नंबर 2 कंप्लीट हो गया, अब चरण नंबर 3 करेंगे। यानी उसमें अपन क्या करेंगे, समीकरण है जो संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पता करते हैं सबसे बड़े परमाणु कौन कौन से हैं। यानी Fe यानी बड़े तत्वों को चुनेंगे, Fe3 और O4। तो ये सबसे क्या है, बड़े हैं, ये सबसे बड़े हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई ऑक्सीजन के यहाँ 4 है और यहाँ कितने हैं, 1 है। तो सबसे पहले इनको क्या करेंगे, 4 से गुणा करते हैं। तो लेकिन यहाँ क्या है, हाइड्रोजन के 2 है, तो फिर से असंतुलित हो जाएगी। लेकिन क्या है, अपन यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो इनको 4 से करने में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, 4 से गुणा करते हैं। तो यहाँ 1 है तो 4 है, कम 4 करने में यहाँ पे 4 आ जाएंगे ऑक्सीजन के, और हाइड्रोजन में भी 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 है हाइड्रोजन के, तो यहाँ 8 हो जाएगा 4 को करने से। फिर है अपने पास Fe3, लेकिन Fe3 क्या है, यहाँ पे 1 है। Fe अपने 3 1 है ना, अपन ने पहले पता किया यहाँ कितने 1 है। तो इनको क्या, जैसे इनको करेंगे 3 से गुणा, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 3 को 1 से गुणा करने पे 3 ही होते हैं ना, तो यहाँ 3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या है, अपने यहाँ H2 कितना है, 2 है, और अपने यहाँ क्या है, 4 से 2 को गुणा करने पे 8 होते हैं। तो अपने को यहाँ भी कितने चाहिए, 8 चाहिए, तब अपनी समीकरण संतुलित होती है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, 4 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, तब अपन 4 को 2 से गुणा करने पे कितने आते हैं, 8 आते हैं। तब इस प्रकार से क्या है, अपन रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीख चुके हैं, और इस प्रकार से अपन रासायनिक समीकरण करेंगे तो वो संतुलित है। और अब अपन क्या है, इसके आगे है जो थ्योरी को देखेंगे। अब देखो अपन ने समीकरण संतुलित करने के बाद ही अपन ने क्या किया, चरण नंबर 3 है, उसकी पूरी जो भी समीकरण संतुलित की उसकी थ्योरी है वो आपके सामने है। आप इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद अच्छे से तैयारी कीजिए, और नोटबुक में अपने नोट्स बनाइए अच्छे से। फिर देखो समीकरण चरण नंबर 3 कर लिया। अब एक इसमें छोटी सी कंफ्यूजन ये है, आपको दायां बायां वाला समझ में नहीं आ रहा। जैसे भी समीकरण है तो देखो हाथों को इस तरीके से कीजिए, एक मैजिक ट्रिक आपके लिए, हाथों को इस तरीके से कीजिए। तो एक साइड तो क्या बन रहा है, बी, ये क्या बन रहा है, बी, और इस साइड वाला क्या बन रहा है, डी। तो ये दायां और बायां, बी का मतलब होता है बायां और डी का मतलब होता है दायां। तो इस प्रकार से दाएं बाएं की ट्रिक को आप समझ सकते हो, और दाएं बाएं का कंफ्यूजन है वो दूर कर सकते हो। तो अब देखो, तो आप है ना इस थ्योरी को लिखने के बाद ही ये वापस है ना समीकरण यानी कि बॉक्स को ऐसे हटा के पूरा, फिर वापस से समीकरण को वापस इसके जैसे नोट उतारने के बाद इसके नीचे ये समीकरण लिखना है। तो इस प्रकार से अपन समीकरण संतुलित करना सीख चुके हैं। इसे अपन चाहे तो 3 चरणों में भी कर सकते हैं, और अपन चाहे तो 3 से अधिक चरणों में भी संतुलित करना सीख सकते हैं, लेकिन अपने लिए 3 चरण काफी है। तो अब आगे भी अपन इस तरीके से अच्छे से तैयार करते रहे, आप नोटबुक में नोट बनाते रहिए। अब देखो अपन जब नोट्स लिखे, नोट्स के नीचे समीकरण अपन ने लिख दी। लिखने के बाद क्या है, अपने को जैसे समीकरण संतुलित करने के बाद कोई जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए या कोई और क्वेश्चन पूछ ले, अपने टीचर क्वेश्चन पूछ ले, तो समीकरण संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो समीकरण संतुलित करने की विधि को कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। समीकरण संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। किसी भी रासायनिक समीकरण को करने के लिए उसकी भौतिक अवस्थाओं का पता होना जरूरी है। तो अपने पास क्या है, इस समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को दिया हुआ नहीं था, तो अब अपन क्या है भौतिक अवस्थाओं का पता करेंगे, भौतिक अवस्थाओं को जानेंगे। भौतिक अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है, आप सबको पता है भौतिक अवस्थाएं 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। 4 प्रकार से कौन सी होती है, जैसे अपन जाने तो ठोस को बोलते हैं सॉलिड। ठोस को क्या बोलते हैं, सॉलिड। इसको दर्शाता है एस से। किसे दर्शाता है, एस से। अब देखो ठोस हो गया, फिर होता है अपना द्रव्य। द्रव्य को किससे दर्शाते हैं, द्रव्य को दर्शाते हैं एल से।
द्रव्य को किससे दर्शाते हैं? एल से। इसे बोलते हैं लिक्विड। फिर देखो अपने आता है गैस। गैस को किससे दर्शाते हैं? जी से। गैस को किससे दर्शाते हैं? तो इस प्रकार से अपने तीन अवस्थाओं को पता किया। अब चौथी अवस्था है अपने जलीय विलयन। तो जलीय विलयन को किससे दर्शाते हैं? जलीय विलयन को दर्शाते हैं जलीय विलयन को दर्शाते हैं AQ से। तो ये क्या है? जल में जो चीजें मिश्रित होती है, जो जल में घुलती है, उसे जलीय विलयन कहते हैं, उसे AQ से दर्शाया जाता है। तो इस अभिक्रिया में क्या है? अपन भौतिक अवस्था में संकेत लिखते हैं। जैसे Fe क्या है? आयरन लोहा होता है, वो ठोस होता है। ठोस को किससे दर्शाते हैं? अपन ठोस को S से दर्शाते हैं, S से दर्शाते हैं। फिर देखो यहाँ भी क्या है? Fe3 है, तो ये भी क्या है? आयरन है, लोहा है, तो इससे किसी को दर्शाएंगे? S से दर्शाएंगे। अब यहाँ H2 क्या है? गैस है। गैस है, तो गैस में यहाँ अपन यानी किससे दर्शाएंगे? G से दर्शाएंगे। तो यहाँ क्या लगाएंगे? G लगा देंगे। और यहाँ अब देखो यहाँ H2 क्या है? गैस है, तो यहाँ अपन किससे दर्शाएंगे? G से। अब देखो यहाँ क्या है? H2O क्या है? जल के रूप में है, लेकिन यहाँ अपन किसके रूप में काम में लेंगे? यहाँ अपन गैस के रूप में काम में लेंगे, तो अपन यहाँ क्या लगाएंगे? G लगाएंगे। अब देखो कई बार क्या है? अभिक्रिया है जो ताप, दाब, उत्प्रेरक पे भी निर्भर करती है। तो अपने को क्या है? वो चीज दर्शानी होती है। जैसे कि मानो ये दर्शाएं कहाँ की? दर्शाना है यहाँ 3 के निशान के ऊपर। जैसे मान लो कि 300 केल्विन है, 300 केल्विन है, तो यहाँ अपन क्या है? उस अभिक्रिया को, ताप या दाब है, उसको क्या है? उसको दर्शा सकते हैं। अब देखो अपन ने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगर अपन ना तो कल ना, अब आगे है ना तो 3 नंबर पार्ट में पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो वो 3 नंबर पार्ट जो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने से पहले सभी विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि वो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, अगर जो सेकंड पार्ट पढ़ रहा है उससे निवेदन है कि फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें, अन्यथा उसको सेकंड पार्ट समझ में नहीं आया, यानी उसको पता ही नहीं रहेगा अभिक्रिया क्या है, उत्पाद क्या है। तो पूरा फर्स्ट पार्ट पढ़ के, सेकंड पार्ट पढ़ के फिर अपन है जो नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पार्ट के लिए बात करेंगे। तो आप सबको ये वीडियो किस प्रकार से लगा, क्लास किस प्रकार से लगी, जरूर बताना और अपने इस YouTube चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।